तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 है। इसके पहले 5 वीडियोस मैंने किए हैं इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोज़ हैं। और आने वाले इस वीडियो के बाद भी जितने वीडियोज़ बनेंगे उन सभी का लिंक मैं भी नीचे दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख लें और भी वीडियोस। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 द नाजी वर्ल्ड व्यू, यानी कि जो नाजी लोग थे, यानी जो हिटलर के फॉलोअर्स थे, उनका पूरे विश्व के प्रति क्या नज़रिया था। विश्व से कहने का यहाँ पर मतलब ये होता है कि जो जर्मन लोग हो गए उसके अलावा जो दूसरे लोग थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्यूज़ रह रहे थे आपके जर्मनी में, या फिर जो जिप्सी लोग रह रहे थे, दूसरे प्रजाति के लोग जर्मनी में रह रहे थे, उनके प्रति भी क्या नज़रिया था नाजी लोगों का। तो आइए इसको पढ़ते हैं हम। तो देखिए, जो क्राइम्स किए गए थे नाजी लोगों द्वारा, यानी कि जो हिटलर के फॉलोअर्स थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था, बहुत सारे लोगों की हत्या की थी, इतने सारे लोगों की हत्या की थी। ये सब जो क्राइम्स किए गए थे नाजी लोगों के द्वारा, ये पूरे सभी चीज़ें लिंक थी एक सिस्टम से, सिस्टम ऑफ बिलीफ से। इसका मतलब है एक विचारधारा से लिंक थी, और इसी विचारधारा को फॉलो करते हुए उन्होंने इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो देखिए, जो नाजी आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल फॉलो करती थी हिटलर के वर्ल्ड व्यू को। इसका मतलब है कि जो हिटलर का पूरे विश्व के प्रति नज़रिया था, यानी कि जर्मन के अलावा जो दूसरे देश थे या फिर जो दूसरे लोग थे, उनके प्रति जो उसकी आइडियोलॉजी थी, उसके देखने का नज़रिया था, बिल्कुल वही चीज़ फॉलो करती थी नाजी आइडियोलॉजी। यानी कि पूरी जो नाजी आइडियोलॉजी थी, यानी नाजी लोग जो थे उनकी जो पूरी आइडियोलॉजी थी वो हिटलर के सेट ऑफ बिलीव्स को फॉलो करती थी। इसके मुताबिक, यानी अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। तो हिटलर के वर्ल्ड व्यू के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में रहने वाले जितनी भी नस्लें हैं, यानी जितने भी रेस हैं, उनके बीच में इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि उन सभी के बीच में एक रेशियल हायरार्की है। यानी कि एक नस्ल जो है वो सबसे मजबूत है या फिर वो सबसे ऊपर रहेगा, और एक नस्ल सबसे कमज़ोर है या फिर वो सबसे ख़राब है तो वो सबसे नीचे रहेगा। तो इस तरीके के वो सोचते थे। तो अब यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिर ये नस्ल क्या होता है। तो नस्ल में आप सिंपल समझ सकते हैं आर्यन रेस, ये एक तरह का नस्ल है। फिर अफ्रीकन में आपको बहुत नस्लें आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नस्लें होती हैं, अलग अलग नस्लें, उनका अलग अलग एक्सटर्नल फीचर होता है। कोई देखने में वाइट लगता है, कोई देखने में भूरा लगता है, किसी की आंखें नीली होती है, किसी की आंखें काली होती है, किसी की आंखें भूरी होती हैं। तो ये सभी जो फीचर्स होते हैं ये अलग अलग नस्लों में अलग अलग तरीके की पाई जाती हैं। तो इसी के बेस पर हम अलग अलग नस्लें तय करते हैं। तो इसको सिंपली आप समझ ले तो अच्छा होगा। तो यहाँ देखिए, इक्वालिटी की तो बात हो गई कि पूरी रेशियल हायरार्की है पूरे वर्ल्ड के सभी नस्लों के बीच में। और जो नाजी लोग थे उनके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक जो ब्लॉन्ड लोग थे, ब्लू आइड थे, और जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, वो इस पूरे हायरार्की में सबसे ऊपर थे, यानी उनकी जो नस्ल थी वो सबसे अच्छी थी। तो यहाँ नॉर्डिक जर्मन आर्यन का एक सीधा मतलब आप समझ लें कि जर्मन से इसका ताल्लुक है, क्योंकि देखिए ये आर्यंस की एक प्रजाति है जो कि उस इलाके में बसी थी, और वहाँ के हम कह सकते हैं नेटिव लोग, यानी कि जो जर्मनी के जो नेटिव लोग हुए उनको नॉर्डिक जर्मन आर्यंस कहा जाता है। और इसके मुकाबले जो ज्यूज़ थे, ज्यूज़ को इस पूरे सीरीज़ के सबसे नीचे पायदान पर रखा गया था, यानी कि उनको सबसे ख़राब नस्ल माना गया, सबसे कमज़ोर नस्ल माना गया, इस तरीके की बातें। और उनको एक तरीके से एंटी रेस घोषित कर दिया गया, और उन्हें आर्यंस का एक दुश्मन के रूप में देखा जाने लगा। और उसके अलावा जितने भी दूसरे कलर के लोग थे, जैसे कि वाइट्स जो आ गए, फिर आपके ब्लैक्स आ गए, अफ्रीकन लोग आ गए, या फिर जो ब्राउन्स आ गए, और भी बहुत तरह के नस्लें जो थी, उन सभी को इन दोनों के बीच में, यानी कि सबसे ऊपर आपके नॉर्डिक जर्मन आर्यंस और सबसे नीचे ज्यूज़, इन दोनों के बीच में उनके एक्सटर्नल फीचर के हिसाब से उनको प्लेस कर दिया गया। एक्सटर्नल फीचर में क्या देखा गया, तो एक्सटर्नल फीचर में बालों का कलर देखा गया, उनका स्किन का कलर देखा गया, उनके आंखों का कलर देखा गया। तो इस तरीके के फीचर के देखकर उन सभी को हायरार्की में एक निश्चित स्थान दे दिया गया। तो अब यहाँ बात आती है कि हिटलर की ये जो आइडियोलॉजी थी ये आखिर आई कहाँ से थी। तो देखिए, हिटलर की जो रेसिज्म यानी नस्लवादी जो सोच आई थी, उसने इन सभी को लिया था
थिंकर्स से, यानी कि जो बायोलॉजी के जो थिंकर्स थे जैसे कि चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, इन सभी के जो थ्योरीज थे उन पर बेस्ड थी उसकी पूरी ये रेसिज्म की आइडियोलॉजी। तो देखिए डार्विन जो थे यानी चार्ल्स डार्विन, वो एक नेचुरल साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्व किया था। हो सकता है आपने पढ़ा हो 9th क्लास में, शायद साइंस में है, अगर आपने आपके चैप्टर में अभी नहीं है तो 10th में आपको शायद पढ़ना है ये। तो देखिए इसमें ये होता है कि डार्विन ने ये कहा था कि जितनी भी प्रजातियां हैं पूरे विश्व में, चाहे वो पौधे हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो सभी खुद को हमेशा इवॉल्व करते रहती हैं बदलते मौसम के अनुसार, यानी कि बदलते जो क्लाइमेट कंडीशन है उसके अनुसार, और उसमें से जो सबसे अच्छा होता है वही सरवाइव करता है और जो कमज़ोर होता है वो नष्ट हो जाता है। और वहीं जो हर्बर्ट स्पेंसर है इसी चीज़ को थोड़ा एक्सटेंड किया था, थोड़ा बढ़ाया था, और उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो प्रजाति, यहाँ पर बात प्रजाति इंसानों की नहीं हो रही है, बात प्रजाति हो रही है आपकी जितने भी पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु उन सभी की, वही प्रजाति टिकेगी या फिर वही प्रजाति जिंदा बचेगी जो बदलते माहौल के साथ खुद को ढाल ले, यानी कि जो क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो रहा है उसके अनुसार खुद को ढाल ले। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो देखिए यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो साइंटिस्ट लोग थे, यानी ये जो थिंकर्स थे बायोलॉजी से रिलेटेड, इन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि ये जो हम आइडियोलॉजी दे रहे हैं या फिर ये जो हम थ्योरी दे रहे हैं ये इंसानों के लिए है या फिर इंसानों का इसमें दखल होना चाहिए। उन्होंने ये सिर्फ कहा था नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के बारे में, यानी कि जो प्रकृति है उसके बारे में। और ये उन्होंने बात की थी कि दुनिया में रहने वाले जितने भी प्रजाति हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, या फिर कोई भी दूसरा प्लांट का प्रजाति हो, लेकिन जो उनके आइडियाज़ थे उन सभी को यूज़ कर लिया गया रेसिस्ट थिंकर्स द्वारा, यानी जो नस्लवादी सोच रखने वाले लोग थे और जो पॉलिटिशियंस थे उनके द्वारा भी यूज़ किया गया, क्योंकि वो इंपीरियल रूल बनाए रखते थे दूसरे लोगों के ऊपर। जैसे कि जर्मनी का आप एग्जांपल ले लें, जर्मनी ने यानी कि जो नाजी लोग थे उन्होंने इस आइडियोलॉजी को इसलिए अपनाया क्योंकि उन्होंने दूसरे रीजन्स को भी कैप्चर किया हुआ था। पोलैंड को कैप्चर किया था, फ्रांस के ऊपर कब्जा करके रखा था, तो उसको वो जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और यही चीज़ सही है, इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए इस पूरे आइडियोलॉजी को उन्होंने एक नया शेप दे दिया था, एक नया रूप दे दिया था। तो अगर नाजी लोगों की बात करें तो नाजी लोगों की जो आर्गूमेंट थी वो बहुत ही सिंपल थी। उनका कहना था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, यानी जो सबसे मजबूत नस्ल है वही सरवाइव करेगी और जो कमज़ोर नस्लें हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको कोई नहीं बचा पाएगा। तो उनका मानना था कि जो आर्यन रेस है वो सबसे फाइनेस्ट है, यानी सबसे अच्छा है, सबसे साफ़ सुथरा है, और उसे हम अपनी प्योरिटी बनाए रखनी है और स्ट्रॉन्गर बनना है और पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना है। तो ये उनकी बेसिक आइडियोलॉजी थी, यानी कि जो हिटलर के फॉलोअर नाजी लोग थे उनकी। तो अब हम बात करते हैं एक दूसरा एस्पेक्ट भी था हिटलर के आइडियोलॉजी का या फिर हिटलर के थिंकिंग का। जो दूसरा एस्पेक्ट था हिटलर के आइडियोलॉजी का वो रिलेटेड था जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेवेंसराम या फिर लिविंग स्पेस। उसका मानना था कि नए इलाकों को कब्जा करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो जर्मनी के लोग हैं उनको नए इलाकों में सेटल किया जा सके, बसाया जा सके। तो उसका मानना था कि ये जो एक्शन है यानी नए इलाकों को कब्जा करना, ये इन्हेंस करेगा मदर कंट्री के रीजन को भी, यानी मदर कंट्री जो है उसकी एरिया में भी बढ़ोतरी होगी। और उसके अलावा जो सेटलर्स लोग हैं, यानी कि जो जिन लोगों को नए इलाकों में बसाना है, उन लोगों को अपने मदर कंट्री के साथ खुद को जोड़ने में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। और इसके अलावा ये जो चीज़ है ये मटेरियल रिसोर्सेज को भी इन्हेंस करेगी मदर कंट्री के, यानी कि जर्मनी जो है उसके पास ज़्यादा कोयले की खान होगी, ज़्यादा स्टील की खान होगी, और भी तरह तरह के बहुत ज़्यादा संख्या में रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल होंगे। और इसके साथ साथ जो जर्मन नेशन है उसके पावर में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। Hitler intended to extend German boundaries by moving eastwards to concentrate all German geographically in one place। तो देखिए हिटलर जो था वो जर्मन बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना चाहता था और इसके लिए वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था और रीजन को कैप्चर कर रहा था।
और इसके लिए वो चाहता था कि जो जर्मन्स है, मेरा मतलब है इस एक्शन को करके वो चाहता था कि जितने भी जर्मन्स हैं, चाहे वो जर्मनी में रह रहे हों या फिर दूसरे रीजन्स में रह रहे हों, उन सभी को एक प्लेस पर कंसंट्रेट किया जाए। और इसके लिए सबसे पहले उसने पोलैंड को कब्जा किया था और पोलैंड को अपने कब्जे में लिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक अब दूसरा पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 3.1। टॉपिक 3.1 है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रेशियल स्टेट, नस्लवादी एक राज्य की स्थापना। इसको पढ़ते हैं अब हम कुछ। पावर में आते ही जो नाजी लोग थे उन्होंने अपने ड्रीम को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ड्रीम कौन सा ड्रीम? तो वो उनका ड्रीम था कि वो एक ऐसा रेशियल कम्युनिटी बनाए जो कि सिर्फ प्योर जर्मन्स सिर्फ वहाँ पर रहें, और इसके अलावा जितने भी दूसरे अनडिजायरेबल लोग थे, अनडिजायरेबल से कहने का मतलब है कि जो जर्मन्स नहीं थे, यानी कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस नहीं थे, उन सभी से है, तो उन सभी को वो फिजिकली एलिमिनेट कर देना चाहते थे अपने रीजन से जहाँ पर वो रह रहे थे इन द एक्सटेंडेड एम्पायर। यानी जिन रीजन्स को वो कैप्चर भी कर रहे थे वहाँ से भी वो खदेड़ दे रहे थे। जो नाजी लोग थे वो एक ऐसा सोसाइटी चाहते थे जिसमें प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस रह रहे थे, और सिर्फ उन्हीं लोगों को डिजायरेबल घोषित किया गया था। यानी इसका मतलब हुआ कि सिर्फ उन्हीं लोगों को वो अपने रीजन्स में बसाना चाहते थे, और जो दूसरे कलर के लोग थे या फिर दूसरे लोग थे उन सभी को वो वहाँ से खदेड़ देना चाहते थे, या फिर वहाँ पर उनके किसी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते थे। और सिर्फ वही लोग थे, यानी जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, उन्हें इतना काबिल समझा जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो और अपने प्रजाति को बढ़ाएं। तो जो दूसरे लोग थे उनसे उनका रोज़गार भी छीन लिया जाता था, और उन्हें उस रीजन से खदेड़ भी दिया जाता था जितने भी अनडिजायरेबल लोग थे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो जर्मन्स भी जिन्हें कि इम्प्योर समझा जाता है या फिर एबनॉर्मल समझा जाता है, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अंडर द यूथेनेसिया प्रोग्राम, तो देखिए यूथनेसिया प्रोग्राम क्या था। यूथनेसिया का सीधा मतलब होता है दया मृत्यु। तो इस प्रोग्राम के अंदर में जो हेलमत के फादर थे, हेलमत का फादर अब कौन आ गया? तो हम शुरुआत में जो पढ़ रहे थे, जिस बच्चे से हमने कहानी की शुरुआत की थी, उस बच्चे का नाम था हेलमत। आपको याद होगा उसके फादर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। तो उसके फादर ने दूसरे नाजी लोग ऑफिशियल्स के साथ मिलकर बहुत सारे जो जर्मन्स थे जिन्हें कि मेंटली या फिर फिजिकली अनफिट घोषित किया गया था, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। तो कौन सा प्रोग्राम था? दया मृत्यु प्रोग्राम, यूथनेसिया प्रोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं अब हम। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ज्यूज केवल वही एक कम्युनिटी थी जिसको कि अनडिजायरेबल घोषित किया गया था। उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ थे जिनको भी अनडिजायरेबल घोषित किया गया था। बहुत सारे जिप्सीज थे या फिर जो ब्लैक्स थे जो कि नाजी जर्मनी में रह रहे थे, उन्हें रेशियल इन्फीरियर्स घोषित कर दिया गया था। और उसका रीज़न ये था कि हिटलर के लोगों को लगता था, यानी नाजी लोगों को लगता था कि एक तरीके के जो बायोलॉजिकल प्यूरिटी है सुपीरियर आर्यन रेस की, उसको एक तरीके से थ्रेटन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं इस वजह से दे वेयर वाइडली परसिक्यूटेड। यानी कि परसिक्यूशन का मतलब होता है कि पूरे कम्युनिटी के खिलाफ जब आप कोई एक्शन लेते हैं, जैसे कि आप पूरे कम्युनिटी को मौत की सज़ा सुना दें या फिर मार दें या फिर उन्हें किसी अलग तरीके की सज़ा दे दें, तो उसे परसिक्यूशन कहते हैं। परसिक्यूटेड, दे वेयर वाइडली परसिक्यूटेड, यानी कि जो लोग रह रहे थे जर्मनी के अंदर भी, जो अनडिजायरेबल लोग थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा परसिक्यूट किया गया था। इवन रशियन एंड पोल्स वेयर कंसिडर्ड सब ह्यूमन एंड हेंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी। यहाँ तक कि जो रशियन लोग थे और जो पोलैंड के रहने वाले लोग थे, उन्हें भी सब ह्यूमन घोषित कर दिया गया था, और उन्हें इस तरीके से कहा गया था कि आपको ह्यूमैनिटी में रहने का कोई अधिकार नहीं है और ह्यूमैनिटी पाने का कोई अधिकार नहीं है। व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, कैप्चर्ड सिविलियंस वेयर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर। तो जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया और रसिया के कुछ हिस्सों को अपने अंडर में ले लिया,
तो वहाँ के जो सिविलियंस, वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, लोकल लोग, उन सभी को स्लेव लेबर के रूप में वर्क करने के लिए फोर्स कर दिया गया, जिसमें से ज़्यादातर लोग जो है मर गए। वो क्योंकि उनसे इतना ज़्यादा हार्डवर्क कराया गया था और उन्हें उतना ज़्यादा भोजन भी नहीं दिया जा रहा था, इस वजह से वो भूख से भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए। लेकिन जो ज्यूज थे, यानी जो यहूदी लोग थे, वो उन्हें सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा नाजी जर्मनी में। जो नाजी का जो हेटेड था ज्यूज के खिलाफ, यानी जो हिटलर के फॉलोअर्स थे, उनका जो घृणा थी ज्यूज लोगों के खिलाफ, उसका एक रीज़न ये भी था कि जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन थिंकिंग थी, यानी जो क्रिश्चियनिटी, यानी हम धर्म की बात करें, क्रिश्चियन धर्म, उसमें जो ज्यूज है उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कठोर विचार हमेशा से रहे हैं। ऐसा नहीं कि नया आया था, वो पहले से भी रहे हैं। उन्हें एक तरीके से देखा जाता था, यानी जो ज्यूज थे उन्हें देखा जाता था क्राइस्ट के किलर के स्वरूप में और असरस के रूप में। असरस यानी कि हम एक तरीके से समझ सकते हैं सूदखोर, यानी जो बहुत ज़्यादा कीमत पर उधार देता है, बहुत ज़्यादा ब्याज पर उधार देता है, उसे असरस कहा जाता है। तो मेडिवल समय के दौरान तक, यानी कि हम 16वीं 17वीं सदी तक हम बात करें, उस समय तक जो ज्यूज लोग थे, यानी जो यहूदी लोग थे, उन्हें ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं था। वो खुद को जिंदा रखते थे, यानी अपना भरण भोजन करते थे सिर्फ ट्रेड करके या फिर उधार देकर, यानी कि मनी लेंडिंग करके। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड घेटोज। वो अलग एरियाज़ में रहा करते थे अपने कम्युनिटी के साथ, जिन्हें कि घेटोस कहा जाता था। अब यहाँ बात है कि ये घेटोस क्या होते हैं, तो देखिए घेटोस का मीनिंग यहाँ पर शायद दिया हुआ है। घेटोस का सिंपली मीनिंग आप समझ लीजिए कि घेटोस मतलब एक तरीके का आवास हम कह सकते हैं कम्युनिटी के लिए, जिन्हें कि अपने साथ लोग नहीं रखना चाहते हैं। इस तरीके के जो आवास होते हैं उन्हें घेटोस कहा जाता है। दे वेयर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड। तो देखिए उनके खिलाफ जो क्रिश्चियन लोग थे वो हमेशा उनकी हत्याएं करते रहते थे, उनके खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस करते रहते थे, और जो उनके घर थे, यानी जो घेटोस जहाँ पे वो रहा करते थे, उनसे उन्हें हमेशा खदेड़ दिया करते थे। तो लेकिन जो हिटलर का जो हेटेड था ज्यूज के खिलाफ, वो एक तरीके का सीडो साइंटिफिक थ्योरीज पर आधारित था, रेस के ऊपर। तो हम एक तरीके से वो मानता था कि ये साइंटिफिक थ्योरीज हैं ये, लेकिन रियलिटी में वो साइंटिफिक थ्योरीज नहीं थी। उसने तोड़ मरोड़ कर अपने यूज़ के लिए उसे यूज़ किया था, इसलिए हम उसे सीडो साइंटिफिक थ्योरीज कह रहे हैं। which held that conversion was no solution to the Jewish problem। तो अब यहाँ कन्वर्जन की बात यह है कि जो पहले जो क्रिश्चियन लोग थे वो जो एक्शन लेते थे ज्यूज़ के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते थे या फिर एक्शन लेते थे, उनकी हत्या करते थे, तो उसमें एक ऑप्शन था कि जो ज्यूज़ लोग थे वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन अगर बन जाए तो उन्हें वो किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। लेकिन हिटलर का ऐसा मानना नहीं था। हिटलर का मानना था कि जो ज्यूज़ प्रॉब्लम है उसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व किया जा सकता है टोटल एलिमिनेशन के जरिए। इसका मतलब है कि जितने भी ज्यूज़ लोग हैं उन सभी की हत्या कर दो। 1933 से 1938 तक जो नाजीज लोग थे उन्होंने सबसे पहले जो ज्यूज़ थे उनको डराया, धमकाया और उन्हें पेपराइज किया। पेपराइज का मतलब हुआ कि उन्हें एक बिल्कुल इतना गरीब कर दिया कि वो आपको मजदूर की स्थिति में पहुंच जाएं। इस तरीके की स्थिति में उन्हें ला दिया और उन्हें सेग्रीगेटेड द ज्यूज़ कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, और उन्हें मजबूर किया कि वो देश छोड़कर चले जाए, दूसरे जगहों पर रहने लगे। और नेक्स्ट फेज़ में 1939 से 1945 के बीच में उन्हें सर्टेन एरियाज़ में जमा किया गया और बाद में ले जाकर गैस चेम्बर जो थे पोलैंड में, वहाँ पर उन्हें किल कर दिया गया, उनकी हत्याएं कर दी गई। और इसके बाद टॉपिक नंबर है हमारा टॉपिक नंबर 3.2 द रेशियल यूटोपिया। इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।